नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं मिलन शर्मा। और जो चुनाव इस वक्त हुए हैं, कैसे वो चुनाव बदले हैं, बदलाव, परिवर्तन जैसे शब्द आप लगातार सुन रहे थे और वाकई में जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, इन सब का जो विश्लेषण है आज हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे किस तरीके से ममता बनर्जी अपना जो उन्होंने बैस्टियन बनाया था वहाँ से हार गई। डीएमके तमिलनाडु में पछाड़ दिया उसको टीवीके ने, और कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा अपने अटपटे बयानों के बावजूद असम के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और केरलम में कांग्रेस ने कैसे अपने आप को बचा लिया है। हमारे साथ आशीष रंजन साहब हैं, जो डेल्स के फाउंडर हैं, और कई बार आपने इनको देखा है द रेड माइक पे हमारे साथ ताबड़तोड़ नंबर्स का विश्लेषण ये करते हैं। डेटा के धुरंधर अगर मैं कहूँ तो ये हैं। रंजन भाई, पहले बताओ कि ममता बनर्जी की जो हार हुई है उसके पीछे का कारण क्या सिर्फ एसआईआर ही रहा? डेटा क्या बताता है? देखिए, जीत में और हार में पहले तो धन्यवाद आपका भी, रेड माइक का भी। सीधी सी बात है, 5 राज्यों के चुनाव है। आप चूँकि वेस्ट बंगाल से ही आप शुरू हुए हैं, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी जीत में और किसी भी हार में सिर्फ एक कारण नहीं होता है। वो बहुत जनरलाइजेशन, या वो कहते हैं लेजी एनालिसिस हो गया कि भाई ये हुआ था तो ऐसा हुआ, आंधी हुआ, चेंज हुआ, तूफान आ गया, डायनेस्टी हो गया, ये नहीं। कई सारे पहलू होते हैं। एक पार्टी जिसके 48% वोट थे पिछले चुनाव में, और लगातार पिछले 3-4 मतलब कि विधानसभा में, लोकसभा में भी 45 एंड अबव % वोट थे। अगर वो 41% के आसपास आ रही है, यानी 7% का डिक्लाइन कर रही है, तो कई सारे फैक्टर होंगे। अब मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ जो कि कुछ पुरानी चीज़ हैं, चूँकि मैं वेस्ट बंगाल और असम, इन 5 राज्यों में ये 2 राज्य हैं जहाँ 2016 से फील्ड वर्क भी कर रहा हूँ और कभी-कभी सर्वे भी कर लेते हैं हम लोग। तो फील्ड वर्क तो करता ही रहा हूँ मैं, और मेरे 2 और साथी हैं, डॉक्टर भानु जोशी और नीलांजन सरकार। तो असम, वेस्ट बंगाल हमारे उसमें है। जी। तो 2 चीज़ें जो कॉमन हमें मिली, वो ये कि दीदी अच्छी हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं लोकल लेवल पे, गुंडागर्दी काफ़ी है, खासकर सिंडिकेट का और वो कट मनी का जो चीज़ है, ये कॉमन है। मतलब ये हमें 2021 में भी सुनाई दी, ठीक है, जी। 2016 में भी कम थी, सुनाई दी, और इस बार भी। लेकिन उसका जो स्केल है थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, ठीक है। दूसरी जो चीज़ थी कि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कहीं न कहीं ममता बनर्जी फेल हुई है, असफल रही है। ये भी हमें 2016 में भी 21 में भी सुनाई पड़ी, और 2026 के में भी। लेकिन ऑफ कोर्स स्केल बढ़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कॉमन चीज़ें थी जो बढ़ रही थी। जो इस बार नहीं हुई, वो 2 चीज़ें थी। वो एसआईआर का जो था, उसमें हम सब जानते हैं उस नंबर पे क्या ज़िक्र करना, कि 90 लाख से ज़्यादा लोग वोटर के नाम कटे। लेकिन 90 लाख आप भूल जाइए, असली जो खेला है वो 27 लाख का है, 27 लाख का, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज़ के आधार पे जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, अगर मेरे शब्दों में कहें। क्योंकि जब तक मेरा अपना निजी राय ये है कि एसआईआर का तो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि इलेक्टोरल रोल का क्लीनिंग करना। तो वो जो भी एसआईआर कर रहे थे, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो करना ही चाहिए, रोल को क्लियर करना चाहिए कि जो भी योग्य मतदाता है उनके नाम रहे, और जो अयोग्य हैं या जो मृत पाए गए हैं, जो या एक जगह से ज़्यादा जगह जिनका नाम है, उनको डिलीट किया। तो ये रूटीन उनका वर्क है, ये उन्होंने किया, वो प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम 2 थी उसमें, जो कि बिहार में भी हुई और अब यहाँ भी हुई है। वो ये कि एक तो उन्होंने बहुत ही जल्दी में किया, ये सब मैसिव एक्सरसाइज है, ये टाइम टेकिंग, समय देने का है। और दूसरा जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज उन्होंने लगाया, किसी नाम के कोई लेटर रिपीटेशन हो गया। मैं खुद कई वोटर से मिला इस बार, जिन्होंने कहा कि उसके नाम में मान लिया जाए कुडूस नाम है, KUDDUS है, तो गलती से किसी सर्टिफिकेट में KUDUS लिखा गया उनके पिताजी के नाम में या कुछ इसमें, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो बस उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में कर दिया, वो चक्कर लगाए। कुछ लोगों के नाम चक्कर लगाने के बाद आए, और बहुतों के नाम नहीं आ पाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें एक काफ़ी समय लिया उन्होंने वो चीज़ें करने का, बावजूद उसके फाइनल कुछ डिसीजन नहीं। मेरी अपनी निजी राय है कि
तो उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत करने का ही काम किया कि ठीक है, इस बार नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार तो आप दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त हाँ, लेकिन पंचायत की है। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी समझ और जहाँ तक भाई बोलने की स्वतंत्रता है तो जी हम जी इसलिए बोल बिल्कुल रहे हैं स्वतंत्रता है, सुप्रीम द कोर्ट पे रेड बिना माइक किसी पर हमेशा नहीं, वो बोलने की कॉन्स्टिट्यूशनल स्वतंत्रता बॉडी है तो इसीलिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है कब कंटेम्प्ट का मामला आ जाए। लेकिन जो मुझे, ये मेरी निजी राय है इसलिए मैं बोल दिया कि ये ओपिनियन के तौर पे ये है कि उस पे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया। बस होते 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 4 महीना उन्होंने भी काट दिया और अंत तक यही हुआ कि जो मैं 27 लाख भूल जाइए, अगर एक मतदाता जो कि योग्य था अगर उसको नहीं वोट डालने दिया गया तो ये गलत है, वो उसके संवैधानिक अधिकार छीनने का है। ठीक है, तो अब 27 लाख में कितने बाहर आएंगे नहीं आएंगे वो समय बताएगा। मैं ये भी दावे के साथ ये कहना भी ठीक नहीं है कि वो जो 27 लाख नाम कटे वो सीधे सब के सब टीएमसी को ही वोट दे देते। ये कहना भी गलत है, हो सकता है कई बीजेपी के भी जेन्युइन वोटर कट गए होंगे। जी, क्योंकि ये बताई गई बात कि 2/3 जो हैं, एक बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से बताई गई 2/3 हिंदू वोट कटे हैं, उसमें ये बताया गया 1/3 मुसलमान वोट कटे हैं, ये बोला गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही सवाल है। अब ये जो 91 लाख है उसमें से कई लोग कहते हैं 54 लाख के आसपास हिंदू वोटर कटे और करीब 37 लाख के आसपास मुस्लिम। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो लगेगा करीब तो हिंदू के नाम ज़्यादा कट गए, लेकिन ये सही चीज़ें नहीं हैं क्योंकि आप हिंदू वहाँ पे करीब 71 to 72% पॉपुलेशन है और मुस्लिम जो है वो 27% है एज पर 2011 सेंसस के आधार पे। तो अगर उस अनुसार कैलकुलेशन करेंगे तो मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा कट गए हिंदुओं की तुलना में। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, चूँकि मैं फील्ड वर्क किया था, हिंदुओं में जो ज़्यादा कटे हैं आपको बताता हूँ, वो कटे हैं मतवाज के। देखिए, एक तो जेन्युइन डिलीशन है, उसको कोई किंतु परंतु नहीं है। जो हम बात करते हैं वो हर जगह होता है, बाद में जब रिवीजन होता है वो कि कोई डेथ हो गया लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वो सब डिलीशन, तो वो जेन्युइन डिलीशन है। कोई मान के चलिए मैं बिहार का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, बिहार में कुछ नहीं है तो वहाँ से भाई माइग्रेंट हो गया, ठीक है। तीसरा एक चीज़ है कि महिलाओं का खासकर कभी कभी मायके में भी नाम रह जाता है, ससुराल में भी नाम हो जाता है, तो वो एक जेन्युइन डिलीशन, उसमें किसी को कोई सवाल नहीं है, ठीक है। सवाल असली ये है कि जो जेन्युइन डिलीशन नहीं है, ठीक है, उसको लेके है। अब मतवाज के नाम क्यों कटे, अब मैं बताता हूँ। पार्टीशन के बाद और 1971 के बाद 2 फ्लक्स जो है, 1971 से भी पहले थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी के लोग आए। उसमें एक 1960s के दौर का है जब आपको राजवंशी, जो आपको नॉर्थ बंगाल वगैरह में देखेंगे, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, मुसलमान की नहीं, वो आए। और 1995-1996 के आसपास जो है एक और बड़ा इन्फ्लक्स आया, वो मतवाज का था, जो कि ऑफ कोर्स वहाँ पे उनके प्रति अत्याचार हुआ या जो भी जिस तरीके से भी हुआ, उस वजह से वो वाम दल की सरकार के समय में उन लोग का हुआ। अब बेसिस तो 2002 का इलेक्टोरल रोल था। अब जो 95-96 आए हैं वो तो किसी भी कीमत पे 2002 के इलेक्टोरल रोल में नहीं होंगे। इस वजह से हिंदुओं में मतवाज का नाम ज़्यादा कट गया, लेकिन उनको एक प्रोटेक्शन मिला बीजेपी की तरफ से, उनको एक भरोसा दिया गया। आप अगर ठाकुरबाड़ी की तरफ, ये जो आपको नादिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास थोड़ा और नॉर्थ 24 परगना में ठाकुरबाड़ी की तरफ जाएंगे जहाँ मतवाज का एकदम डेंसिटी हायर है, वहाँ पे ठाकुरबाड़ी एक काफ़ी पुरानी मंदिर भी है मतवाज के अपने धर्म की, तो वहाँ पे एक ऑफिस आपको दिखेगी, ठीक है, हमने भी देखा। वो सीए कार्ड बनाते हैं, वो जो सिटीजनशिप मैंने कहता, तो जो हिंदू है तो वहाँ पे पहले हिंदू कार्ड बनाया जाता है मतवाज का, उसके बाद जिनका वो कार्ड बन जाता है और जो वो डिटेल देते हैं, तो बांग्लादेश में जो भी जगह बताते हैं वो उस जगह का उनका वेरिफिकेशन किया जाता है और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है, तो फिर उनको सीए, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है सीए के वो राइट लेने के लिए, तो उसके तहत तो वो भरोसा दिया गया। तो मतवाज के नाम काटने के बावजूद भी बीजेपी को उतना बड़ा से एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, और सही बात है, नाराज़गी थी मतवाज में भी कि इसके चक्कर, एसआईआर के चक्कर में हम लोग का भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि आधार जो है, आधार कार्ड, वो बड़ा एक आईडी प्रूफ बन गया था। हालांकि एसआईआर में उसी को सबसे दोयम दर्जे का माना गया था, लेकिन उससे पहले
मैं बहुत पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हम लोग की अपनी समझ है, जब से हम लोग देश दुनिया समझ रहे हैं, तब से उससे पहले आधार से पहले वोटर आईडी कार्ड ही जो है वो अमूमन सबसे बेस होता था। आपको चाहे आप फ़ोन का कनेक्शन लीजिए, चाहे राशन कार्ड में डलवाइए नाम, या कोई भी स्कीम्स का बेनिफिट, तो वोटर रोल से, इलेक्टोरल रोल से नाम कटना लोगों को बहुत डर पैदा कर देता है कि क्या पता। मैं बिहार में भी एसआईआर में देखा, मेरे अपने दोस्त के परिवार में सब लोगों के नाम आ गए, उनकी माँ का ही कट गया, ठीक है, और वो प्रो बीजेपी वोटर थे। तो अब उनकी आश्चर्य, वो बोल रहे यार गैस का कनेक्शन माँ के नाम पे है, दूसरे कनेक्शन अब माँ का ही नाम कट गया है, अब तो बारी बारी दिक्कत हो जाएगी। तो खैर मेरी जो इतनी समझ थी, मैंने कहा कोई नहीं, बीएलओ को देख के ये सब डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो हो जाएगा धीरे धीरे। हालांकि वो हो गया अल्टीमेटली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक डर जो होता है, मैं इस वेस्ट बंगाल के चुनाव में कई सारे ऐसे मतदाता हुए जिन्होंने अपने बैंक में जो थोड़े भी डिपॉजिट थे, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, वो निकाल लिए। तो हमने पूछा क्यों निकाल लिए, क्या दिक्कत था? तो बोले एसआईआर में। हमने कहा उसका क्या रहे? बोले एसआईआर नाम कट गया अगर हमारा, और मान के चलिए कि हमें डी वोटर बना दिया गया, ठीक है, तो क्या पता बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, और बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे तो हमारे पैसे तो जो भी हैं वो उसी में रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सब मैं जगह भी बता सकता हूँ, ताकि बसीरहाट के तरफ, ठीक है, बारासात के तरफ, ये सब बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हमें वोटर्स मिले और उन्होंने ये चीज़ें हैं। तो मतलब एसआईआर ने डर बहुत ज़्यादा बना दिया। एक इलेक्टोरल रोल क्लीन किया ही, प्रोसेस है तो क्लीन तो हुआ ही है कि हुआ ही होगा, लेकिन बाकी कई सारी चीज़ों को वो नए सवाल छोड़ गई। और उसका बड़ा मेरा एक लाइन का वो चीज़ें है जो बिहार में भी है, यहाँ भी है, उससे सो बेसिकली ईसीआई ने बढ़िया से होमवर्क नहीं किया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसका सीधा उदाहरण है, बिहार में एनआरसी रजिस्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है, फैमिली रजिस्टर, एनआरसी और फैमिली रजिस्टर, लेकिन एसआईआर का जब डॉक्यूमेंटेशन था तो उसमें था कि ये दोनों चीज़ आप दिखा दीजिए। इसका मतलब था कि होमवर्क आपने नहीं किया था। ईसीआई ने आनंद फानन में या जल्दीबाजी में जो समझ में आया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट आप मानेंगे कि एसआईआर ही एक प्रॉब्लम थी जिससे ममता बनर्जी हारी, की और भी दिक्कतें थी? जैसे आपने कट मनी बताया, आपने बताया कि वहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं डेटा इस वक्त देख रही थी पश्चिम बंगाल का, जो 2021 का डेटा है, बीजेपी 77 और ममता बनर्जी टीएमसी 215, और उसका एकदम उलटफेर अब बीजेपी 206 आज और टीएमसी 81, और एक फाल्ता का इलेक्शन अभी जो फिर से रीपोलिंग बोली है वो। आईएनसी कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल गई हैं इसी आनन फानन में, वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड वाले इलाके में, और बीजेपी 206 आपने बताया, फाइनल रिजल्ट में 208 हो जाएंगे, क्योंकि बाईपोल में लगता नहीं है वो टीएमसी वो सीट जीत पाएगी, ये अनुमान है, ये कहना रिजल्ट नहीं है। और एक सीट पे जो है, मैं सुबह भी देखा था डेटा, 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी, एक राउंड बाकी थी। वो सीट 115 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजारहाट टाउन करके जी, तो वो अभी पेंडिंग है। वो 323 वोटों से टीएमसी आगे थी, वो भी मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन खैर वो जो भी हो। तो ये जो मैं पहले ही बोला था कि एक वजह से चुनाव का परिणाम इतना ज़्यादा नहीं बदलता है। मैं वो जिक्र किया कि ये कॉमन चीज़ें थी 16-21 में, उसका स्केल थोड़ा बढ़ा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जो स्केल बढ़ा वो 21 और 26 में, वो ये है कि लोग जेन्युइनली एक एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बढ़ी, और जेन्युइनली थोड़ा चाहते थे कि एक बदलाव हो। उस पर बीजेपी जैसा उनको पार्टी मिला जो कि सेंट्रल में है, पूरा सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके पास, दूसरा लीडरशिप है। ऑफ कोर्स हम लोग पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि बीजेपी हर जगह अपना परचम फैला रही है। 2021 में ही पूरा लेफ्ट का वोट कैडर और सब वोटर सब बीजेपी की तरफ आ गए, क्योंकि रातों रात बीजेपी 10 से जो 40 पे पहुंची थी वो अचानक नहीं हुआ। वो 2018 के पंचायत इलेक्शन में जो वायलेंस हुआ था, वहाँ पे मोटा मोटी लेफ्ट के कैडर को लग गया कि हम नहीं का फाइट कर सकते हैं टीएमसी के खिलाफ में, ममता दीदी के खिलाफ में, तो हमें बीजेपी का सहारा लेना पड़ा। तो उस वजह से वो सारे के सारे, और 2019 के लोकसभा में आप देखेंगे अप्रत्याशित परिणाम थे, 18 सीटें बीजेपी जीत गई थी लोकसभा में, जो लोग कुछ महीने पहले तक नहीं सोच रखे थे। तो ये एक शिफ्ट हो गया था, उस शिफ्ट में थोड़ा और बढ़ा। उसमें इस बार नया क्या था आप कहेंगे, तो वो था अर्बन वोटर। सो बीजेपी अमूमन पूरा देश में अर्बन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अब तो रूरल अर्बन सब बराबर हो गया, लेकिन ट्रेडिशनली वो करते रहती है।
लेकिन पिछले 2021 के चुनाव में खासकर छोटे जो अर्बन एरिया हैं वहाँ तो ठीक ही, लेकिन कलकत्ता जैसे जहाँ सबअर्बन या जहाँ बहुत ज़्यादा अर्बन डेंसिटी है वहाँ पे बिल्कुल उनका नील हो गया था। लगभग इक्के दुक्के सीट को छोड़ के टीएमसी स्वीप कर गई थी। इस बार जो आप नया कहेंगे तो ये है कि उन सारे रीजन में एक तरीके से बीजेपी ने पछाड़ दिया। तो बीजेपी ने 2021 का ना सिर्फ परफॉर्मेंस रिपीट किया, बल्कि उन इलाकों में जहां वो कमज़ोर थे वहां पे अपने आप को काफ़ी सुधारे। और इसका एक बड़ा कारण अर्बन मिडिल क्लास, अर्बन लोग उनको पूरी तरीके से बदलाव के नाम पे, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे और एक होप फॉर जो होते हैं कि भाई कामकाज और उस तरीके की बात जो है उसके नाम पे उन्होंने वोट दिया है। वोट शेयर भी आप बता रहे थे कि काफ़ी जो परसेंटेज वोट शेयर इनके बीच में बदला है। देखिए टीएमसी का वोट शेयर 40.8% परसेंटेज में, बीजेपी का वोट शेयर बंगाल में 45.9% और कांग्रेस का चलो 3%, सीपीआईएम का 4.5%। तो कोई ज़्यादा आपको जो मार्जिन है गैप बढ़ा दिखा, क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी खुद भी अपनी सीट से भवानीपुर से हार गई। देखिए जो बड़ा शिफ्ट हुआ है ना वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में हुआ। लगभग 7% वोट जो है टीएमसी खोई, 48% वोट थी 41 पे आ गई और उसी तरीके से 7.5% के आसपास बीजेपी ने वोट गेन किया। सो बेसिकली कंप्लीटली टीएमसी से जितने भी एंटी इनकम्बेंसी वोट थे जो नाराज थे वो सीधे के सीधे कहीं और अपना रास्ता नहीं देखा, वो बीजेपी में गए, या आप कहिए कि बीजेपी उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में, खींचने में सफल रही और मैसिवली सफल रही। इसलिए ये परिणाम आपको दिख रहे हैं। लेफ्ट और जो कांग्रेस था, कुल मिला के इन दोनों का पिछले इलेक्शन में भी 10% के आसपास वोट था, आज भी करीब 8-9% के आसपास वोट है। तो वो वही रहा। खेल जितने भी हुए हैं, जो भी एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी वोट था 15 साल के शासन का, वो सब के सब बीजेपी अपनी तरफ खींचने में उसे सफल हुई है। टीएमसी का वोट शेयर गिरा है क्या? टीएमसी का वोट शेयर गिरा कितना गिरा है? 7% गिरा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अमूमन ऐसे कम उदाहरण आपको मिलेंगे, और खासकर मैं अगर पिछले 10-15 साल 20 साल की भी बात करूं तो टीएमसी एकमात्र ऐसी रीजनल पार्टी रही है जो हारने के बावजूद भी 41% वोट ले आई बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए आप, लेकिन बड़े राज्यों में हारने के, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद 41% वोट लाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। क्या ये सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे लीडर अगर कांग्रेस होती तो 35 पे आ जाती। बिल्कुल, क्योंकि फाइटर है, उनका अपना एक फैन बेस है, एक सपोर्ट बेस है, और खासकर ग्रामीण महिलाओं में परिणाम कुछ भी। मैं ये अगला सवाल आपसे पूछने वाली थी कि क्या महिलाओं ने इस वक्त ममता बनर्जी को छोड़ दिया उनका हाथ? ऐसा कहना ठीक नहीं है, नहीं तो 41% वोट नहीं है। नहीं, क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो महिलाएं उनको बहुत ज़्यादा समर्थन करने लग गई हैं। महिला वोटर बेस एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नाम पर वोट देने लग गया है। क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही देखने को मिला? अर्बन रूरल में क्या फ़र्क आपने देखा? देखिए, इस सवाल को थोड़ा और पीछे लेके चलिए। वो सवाल में ही सवाल है कि मोदी जी को महिलाएं क्यों वोट सपोर्ट कर रही है। और भी राज्यों में हो रहे हैं, कम ज़्यादा जो भी है, वेस्ट बंगाल भी उसका एक्सटेंशन है। उसका जो बड़ा बेस है, अब 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी सेंट्रल में, आप CSDS लोकनीति के जो सर्वे का डेटा देखेंगे तो जो एनडीए था वो महिलाओं में थोड़ा पीछे थे, ग्रामीण इलाकों में पीछे थे, बाकी जगह बाकी सेगमेंट में आगे थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं में बीजेपी ने पकड़ा। क्यों बनाई? उसके 2-3 बड़े कारण थे, 2-3 बड़े स्टेप जो थे जिसकी वजह से आया वो डायरेक्ट एकदम से बेनिफिट हुआ महिलाओं को। उज्ज्वला स्कीम्स, जनधन स्कीम्स, क्योंकि अकाउंट खुल गए, खाते वो रहे हुए हैं, और उस वजह से जो डीबीटी के जो पैसे थे या जो भी फायदे होते डायरेक्ट अकाउंट में आने लगे। तो महिलाएं क्या होते हैं ना, ये मैं 2021 में भी एक आर्टिकल लिखा था एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी चीज़ें हैं, और मैं कई दफ़े ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि महिलाएं जो हैं ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स को, मतलब इकोनॉमिक इंसेंटिव को ज़्यादा तरहीज देती हैं रादर देन किसी आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस के। उसका कारण बड़ा समाज है, आप भी महिला हैं और सब जानते हैं, महिलाएं कुछ भी हो पहले पैसा और परिवार पहले देखते हैं, और दोनों का अपने में रिलेशन है।
पैसा रहेगा तो परिवार का भरण पोषण थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल। उनकी पहली प्रायोरिटी परिवार रसोई होती जो है। चलाती हैं वो महिला होती है। एग्जैक्ट। तो वो वजह से उसमें एक अमूलचूल परिवर्तन किया नरेंद्र मोदी जी के समय आने के बाद। जनधन हो गया तो अकाउंट खुल गए, उज्ज्वला हो गई तो उनको थोड़ा सा धुएं से राहत मिल गई, ठीक है। और फिर जो आजकल जो डीबीटी का दौर है, डायरेक्ट जो कैश महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अमूमन सारी पार्टी ने तो मान ही लिया है कि महिलाओं को पैसे देना है। दीदी वहाँ ममता बनर्जी की सरकार 1500 रुपये दे रही थी, अभी बीजेपी ने 3000 देने का वादा किया है वहाँ पे। तो ये एक आकर्षण तो हो सकता है कि कोई 1500 दे रहा है, लेकिन अब दूसरा 3000 देने वाला नहीं, बट यही आकर्षण आपको रूरल में नहीं दिखाई दिया? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें क्या है, ये आकर्षण है। लेकिन अर्बन अगर में किसी अपोजिशन पर नहीं, ये रूरल में भी है। देखिए, दो बीजेपी के साथ मल्टीपल चीज़ें हैं। आपने पिछला सवाल किया था कि एसआईआर की वजह से, मैं बार बार वही कर रहा हूँ, एक फैक्टर नहीं हो सकता है। एसआईआर कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है, मेरा अपना रिजर्वेशन है एसआईआर के मामले में जो ईसीआई कर रही है, लेकिन मैं इस वर्डिक्ट को ऐसा नहीं मान सकता कि सिर्फ एसआईआर की वजह से ऐसा हो गया। तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें जो है एक नया जो एक है कि इमेजिनेशंस है। और ये मैं आगे आपको और थोड़ा इस पे बोलना चाहूँगा कि कैसे बीजेपी इनकम्बेंट होते हुए असम में सरकार बचा ले रही है, वहाँ पे एनडीए की सरकार पुडुचेरी जैसे छोटे राज्यों में बच रही है, लेकिन बाकी जगह एंटी इनकम्बेंसी हो जा रही है, इनकम्बेंट हार जा रही है। तो ये एक कला है या क्या है वो। तो मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक इंसेंटिव, थॉट फॉर द डेवलपमेंट, एक इमेजिनेशन, एस्पिरेशन को कैप्चर करते, उसके बाद ये चीज़ें जो मैं आगे बोलूँगा वो बहुत बड़ा तोप वाली चीज़ें नहीं, हम आप सब जान रहे हैं, लेकिन उसका पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है। वो ये है कि हिंदुत्व का पोलराइजेशन, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स काफ़ी डीपेन हो गया है हमारे सोसाइटी में। मैं ऐसे कई वोटर से मिला हूँ जिन्होंने इवन वेस्ट बंगाल में बोला, ठीक है बीजेपी के कई सारे चीज़ें वो होंगे, काम रोजगार के मामले में उतने सफल नहीं रही क्योंकि सेंट्रल में सरकार है उनकी, लेकिन बीजेपी ही तो एकमात्र पार्टी है जो कम से कम कुछ अच्छा नहीं करेगी तो हिंदुओं के लिए बुरा तो नहीं करेगी। तो ये जो सोच लोगों के, आम वोटर के मन में समा जाना, ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी सफलता है। हम इसे जैसे भी स्वीकार करें, लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बीजेपी की, उसकी मशीनरी की या उसके विचारधारा की सबसे बड़ी जीत है कि ये सोच जो है लोगों में। क्योंकि फिर क्या होता है, जब चीज़ें आप इमोशनल हो जाता है ना, ठीक है हम बुरा होंगे लेकिन अपना ही तो है, ये अपनत्व वाला चीज़ जो है वो स्टेट और सिटीजन के सीप के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन है, जो कहते हैं कि आउटपुट, इनपुट और आउटपुट वाला जो स्ट्रक्चरल जो सिस्टम है, उसी को डैमेज कर देता है। क्योंकि फिर इमोशन, हम सब जानते हैं इमोशन के आगे कुछ नहीं चलता है। राज्य और नागरिक के बीच का जो सीधा संबंध, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हम लोग पॉलिटिकल साइंस की भाषा में पढ़ते थे, उसमें ये था कि नागरिक जो थे वोट दे के राज्य को कहते, रिप्रेजेंटेटिव को कहते कि आप कानून बेहतर बनाइए, आप सरकार चलाइए, हमें परिवार चलाने दीजिए, ठीक है, और आपके परफॉर्मेंस के आधार पे हम जज करेंगे, 5 साल बाद आपको वो चीज़ें करेंगे। लेकिन जब सिलेक्शन जो है लोगों का वो इमोशन के बेसिस पे हो जाए, ना कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो फिर उसका कोई माए बाप नहीं है। मतलब आप कोई भी इवैल्यूएशन, कोई भी एनालिसिस जो है आपका गवर्नेंस के लेवल पे नहीं होगा जस्टिफिकेशन से। ये जो इमोशनल एक बॉन्डेज बनाया है ना बीजेपी ने, ये उसकी सबसे बड़ी सफलता है, ना सिर्फ एक स्टेट में बल्कि कई स्टेट में। और ये एक बड़ी वजह है कि जहाँ पे बीजेपी होती है वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी उतनी उभार नहीं ले पाती है कि उनको सत्ता से बेदखल कर पाए। इतने ज़्यादा वोटर डिलीशंस होने के बाद भी 20 में से 13 ऐसी सीटें जो टीएमसी को मिल गई हैं, जहाँ पर वोटर डिलीशन का जो नंबर है और टीएमसी की विक्ट्री मार्जिन का जो नंबर है, कई कई जगहों में तो वो ज़्यादा है। तो क्या इसको आप मुस्लिम वोटर फैक्टर से ही जोड़ेंगे? देखिए, एक चीज़ तो ऑफकोर्स मुस्लिम वोटर फैक्टर है, क्योंकि वहाँ पे आप जब देखेंगे, मैं सब 13 सीट का नाम और डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कुछ सीटें उसमें से जो जिक्र किया आपने मैं जानता हूँ, वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। प्लस हर पार्टी का, जो पार्टी 15 साल से शासन कर रही है, उसका अपना कैडर वोट होता है। तो एक कैडर वोट प्लस जो एक एडिशनल वोट है उनका, जो कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कहीं जाने का, तो वो कुल मिला के आप वो देखेंगे कि वो सीटें निकाल देता है। सेम चीज़ें जो हम जिक्र कर रहे थे, भवानीपुर में भी डिलीशन 50,000 से ऊपर हुआ, लेकिन ममता बनर्जी जैसे लोग, जो सीएम, इनकम्बेंट सीएम है, वो हार जा रही हैं। और हरा कौन रहे? जो बाहर से आ रहे हैं, ऑफकोर्स उस स्टेट के हैं, लेकिन वो वहाँ पे उनका गढ़ नहीं था, वो शुभेंद्र अधिकारी आके वहाँ पे उनको हरा दे रहे हैं।
शुभेंदु अधिकारी दोनों ही सीटों से जीत गए, नंदीग्राम से भी जीत गए और भवानीपुर से भी जीत गए। बिल्कुल। तो काफ़ी करारी जो डिफीट है इस वक्त टीएमसी को देखनी पड़ गई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप हालांकि ये ट्रेंड रहा है वेस्ट बंगाल में कि जब भी जीत हार होती है एक तरफा ही जीत होती है। 1971 का चुनाव छोड़ दीजिए तो उसके बाद जो भी जीतती है मैसिव ही जीतती है। वोट का शेयर का आप देखिए ना, सिर्फ 4-4.5% वोट शेयर का गैप है, लेकिन सीटों का गैप एक को 80 मिल रहे, दूसरे को 206 मिल रहे हैं। वो काफ़ी मैसिव होते हैं। वहाँ की जनता कहते हैं, आसान भाषा में कहें तो, जिसको भी देती है छप्पर फाड़ के देती है। तो इसका मतलब यही है कि टीएमसी का वोट शेयर अभी भी काफी मैसिव नेवर पे इंटैक्ट है, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। और यही जो गणित है ये बहुत तगड़ा गणित होता है जब बात करें। सो इसी और ये इसमें सबसे बड़ी बात टीएमसी का बैकअप यही रहा, जो ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण वाले सीटों पे टीएमसी को थोड़ा ज़्यादा वोट मिले, अर्बन पे कम मिले हैं, और ग्रामीण महिलाओं ने उनको सपोर्ट किया है, अपार्ट फ्रॉम जो हम रिलीजन का एंगल या दूसरा एंगल देखते हैं। जबकि अर्बन में टीएमसी को, जो कि पिछली बार चुनाव में मजबूत गढ़ था, इस बार वो ढह गए। तो चलिए, बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी पर भारी पड़ी, लेकिन असम में हिमंत बिस्वा शर्मा एंटी इनकम्बेंसी को भी पीछे छोड़ दिए हैं और फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो बीजेपी लगातार असम में क्या जादू कर रही है, जबकि हिमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि हम बात कर रहे थे कई ऐसे लोगों से, उन्होंने जो असम से हैं ये कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों पे टिप्पणी करते हैं या उनको मियाँ बोलते हैं या 4 रुपए दे दो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। हमारे लिए, यानी कि इंडिजिनियस असमीज़ के लिए हिमंत दा ने बहुत कुछ कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अगेन वो रिपीट करूंगा कि 2016 से हम आसाम को देख रहे हैं, और उस समय जो चेंज एस्पिरेशन थी लोगों को कि बीजेपी को इस बार हमें चेंज चाहिए, वो असमीज टोन में कहिएगा तो चेंज जो होता है चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ, चेंज है ये हमने 2016 में ही सुना था, और 15 साल की सरकार थी, और लोग जो ओवरऑल ये है कि इकोनॉमिक एजेंडा के तौर पे बीजेपी का भी कोई तोड़ नहीं है। वो एस्पिरेशन को कैप्चर करने में बहुत ही सफल रहे हैं यूथ को लेके, तो वो एक चीज़ था। 2016 से 21 में जब हमने किया तो उस समय की जो बीजेपी सरकार थी आसाम में, सर्बानंद सोनोवाल थे, उन्होंने एक बड़ा काम किया, रास्ते पे बहुत काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, रास्ता जो रोड की बात करते हैं, खासकर लोकल जो रूरल रोड्स है उस पर काफ़ी काम किया। इस बार की सरकार देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा पॉपुलर हैं, इसमें कोई जोर है नहीं। आप उनके बातों से आप सहमत हों असहमत हों, ये तो हमेशा पॉलिटिक्स में होते रहती है, लेकिन उन्होंने 2 बड़े काम किए। एक बड़े काम किया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है उसका स्पीड अप कर दिया। तो आप जब वहाँ के लोगों को बोलते कि ठीक है, हेमंत चाहे जो भी हो काम करता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, थोड़ा सा और पीछे जाइए, बिहार को देखिए। बिहार और असम में थोड़ा एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है, वहाँ भी SHG महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जीविका दीदी थी, वो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे। असम में भी दिसंबर और जनवरी के महीने में जो SHG से जुड़े हुए जो महिलाएं थी, उनको 10-10 हज़ार रुपये कारोबार करने के लिए दिए गए। उसके बाद जो अरुणोदय स्कीम था, जिसमें 1250 बाद में 1500 रुपये कर दिए गए थे, उसको एक बार जोड़ के एकदम 9,000 का एक मुश्त दे दिया गया। यानी कि बहुत सारी महिलाओं को एक साथ 19,000 रुपये मिले विद इन अ मंथ, ठीक है, या कहिए कि पिछले 2-3 महीने में। यहाँ 1500 मिल रहे थे वेस्ट बंगाल में, और वहाँ एक बार जब महिलाओं को किसी के भी खाते में 19,000 आ जाए तो एक हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फंडामेंटल डिफरेंस है आसाम में और वेस्ट बंगाल में, वो है स्टेटस ऑफ अपोजिशन। बीजेपी यहाँ एक मशीन की तरह वेस्ट बंगाल में काम करती है, और ये हम सब देख रहे हैं। 2021 में भी वो पूरे जोर तौर से कोशिश लगा। आप मुझे बताइए, इस बार आसाम से बीजेपी कांग्रेस की जो है 10 साल से पावर में नहीं है, कितनी भूख के साथ लड़ रही थी। देखिए, आपको जीत हार चुनाव में एक अलग बात है, वो तो ऑफकोर्स कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन लड़ाई जो है वो रोचक होनी चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं हो सकता है कि जनता तंग होके हमें वोट करेगी, हम पावर में आ जाएंगे। तो ठीक है, जब जनता तंग होगी तो करेगी नहीं, क्योंकि अब ये बातें तो पुरानी हो गई है ना, कि अगर किसी राज्य में चुनाव है, और जैसे एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में चुनाव या आसाम में चुनाव है, तो मोदी जी कितनी बार वहाँ पे जाके रैलीज कर रहे हैं, या राहुल गांधी कितनी बार जाके कांग्रेस के लिए रैली कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो भी चुनावों के ऊपर क्या असर वैसा ही पड़ रहा है, या
लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि अभी कोई बड़ा नेता आए या फिर यहाँ पर रैली करे? नहीं, वो रैली तो करते हैं। एक फंडामेंटल डिफरेंस बताऊं, बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अगर मान लिया बिहार जैसे राज्यों में या किसी बड़े राज्यों में उनका रैली होता था प्रधानमंत्री होते हुए, ऐसा नहीं, तो 3-4 रैलियां हो गई एक स्टेट में। अभी जो है मोदी जी 3-4 रैलियां एज ए चुनाव का ट्रेलर के रूप में ही कर देते हैं। ट्रेलर जिसको कहते हैं ना, हाँ, एक्चुअल फिल्म जो है वो तो पिक्चर अभी बाकी 3-4 रैली जो है वो ट्रेलर ही हो जाता है। उसके बाद मतलब एक्चुअल जो रैली होता है, तो वो मतलब कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। वो बेसिकली जैसे कहते हैं ना, मजदूर लोग जो होता है ना, हर दिन की मजबूरी को ही अंतिम मानते हैं। बीजेपी हर चुनाव को ही अंतिम चुनाव मानती है कि भाई यही जीतना है, हम अगले चुनाव के लिए इंतजार नहीं करना चाहते हैं कि अगली बार हम आएंगे, अगली बार हम आएंगे। अगर थोड़ी भी गुंजाइश है, ठीक है, जहाँ उनकी कम भी गुंजाइश रहती है वहाँ भी पूरी कोशिश लगाते हैं। और इसके कई सारे एविडेंस है, उदाहरण हैं। एक दो चीज़ें और मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैं बीजेपी को ट्रैक जब देख रहा हूँ तो 19-20 में भी जहाँ बीजेपी हार भी रही थी, एक आध जगह हमने बोला था कि बीजेपी का जो बेस वोट है वो अब उठ के 35% पे चला गया। आज के दौर में जब मैं अलग अलग राज्यों में वो सब में देखता हूँ, मुझे लगता है बीजेपी का बेस वोट जो है वो 40% के आसपास पहुंच गया है। किन मतलब राज्यों जहाँ भी, मैं ज़्यादातर राज्य जो भी आपके जहन में आते हैं, साउथ के राज्य को छोड़ दिया जाए, साउथ छोड़ दिया तो साउथ में भी कर्नाटका को तो आप इन कर ही सकते हैं जी। आप कोई भी राज्य आपके जहन में आ रहे हैं, आप देख लीजिए बीजेपी का वोट जीतने पे तो है ही 40+, हारने के बावजूद भी 40 के करीब आपको तो मिलेगा। यही डेटा भी दिखाता है आसाम में, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर इस वक्त आसाम में दिखाएं तो 48.11% बीजेपी का वोट शेयर है, जो पहले 47.9 था, वो बढ़ा ही है। और हालांकि कांग्रेस की इस वक्त आसाम में सिर्फ 31 सीट्स जो है मिली हैं। पिछली बार हिमंता बिस्वा शर्मा को 79 सीट्स मिली थी 2021 की बात करें अगर तो। बीजेपी कांग्रेस को बहुत कम वोट सीट मिली है, 19 इस बार 21 सीटें मिली हैं इस बार। हाँ, बिल्कुल इस बार 21 मिली है। पिछली बारी की बात कर रही हूँ, अलायंस के साथ, हाँ, अलायंस के साथ, कांग्रेस 19 उनको और 2 राइजोर दल को। लेकिन वोट शेयर उनका पिछली बारी भी 30% के आसपास ही था, आज भी 30% के आसपास ही है। तो ये हम एक सिमिलैरिटी देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी वहाँ तो चलो एंटी इनकम्बेंसी और ममता बनर्जी की सरकार थी, लेकिन असम में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार ही नहीं है इतने सालों से, फिर भी उनका वोट बैंक उतना ही है। तो वोट बैंक तो एक देखिए, वहाँ 34% मुस्लिम आबादी है असम में, लेकिन आप कहेंगे 34% है और यहाँ 27% है, तो ममता 41% वोट ले आ रही है और ये 30% ही है। तो बेसिकली एक तो डेमोग्राफी जो है, सो बेसिकली मुस्लिम जो है लोअर आसाम में और बराक वैली वाले रीजन में मिले, अपर आसाम में सिर्फ 7% है। यानी तो डेमोग्राफिकली तो मतलब सीट कन्वर्जन जो है अगर स्प्रेड होता है तो सब जगह इन्फ्लुएंशियल है, नहीं तो कुछ ही जगह इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि सीट में कन्वर्ट कर देंगे। इसीलिए शायद आई थिंक 19 में से उनके 17 या 18 मुस्लिम ही MLA जीते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2023 में जो डिलिमिटेशन हुए हैं, जी मैं उस पर आने वाली थी, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद भी बहुत कुछ बदला है असम में। तो देखिए डिलिमिटेशन पे हम लोग तो यही हार्डकोर डेटा का काम करते हैं। आपको मैं बताऊं कि कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हैं जो पुराने, जिसको 3, 4, 5 अलग अलग खंडों में डिवाइडेड कर दिया गया। तो एक तो जो जहां मजबूत भी थे, सो फॉर एग्जांपल जोरहट वाला ही सीट दीजिए, लोकसभा का सीट कई बार कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में आई कि उसका अजीबोगरीब डिलिमिटेशन हुआ है। जो बड़ी बात है डिलिमिटेशन का, और वो मुझे लगता है आगे चर्चा का विषय होगा, हो सकता है कि यहाँ पे होगा, जो एक लूप होल है डिलिमिटेशन का आसाम के संदर्भ में कहे तो, डिलिमिटेशन का असली चीज़ होता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू करके होता है। तो मोर और लेस कमोबेश एक स्टेट का जब बाउंड्री डिसाइड होता है, तो अगर मान के चलिए ऑन एन एवरेज अगर स्टेट का एवरेज 10 लाख है, तो किस स्टेट में 10 लाख होगा पॉपुलेशन इलेक्टर्स, कहीं 9 लाख होगा, कहीं 11 होगा, कहीं 12, मतलब उसके रेंज आसपास होगा, थोड़ा बहुत इधर। मैं आपको लोकसभा सीट्स जो 14 हैं असम में, उसमें बताता हूँ। एक आध सीट्स ऐसे हैं जहाँ पे 9 लाख इलेक्टर्स हैं लोकसभा सीट के, और डुबरी जैसे इलाकों में 27 लाख इलेक्टर्स हैं। तो इतना ना बड़ा उन्होंने वो किया है, वो गैप है, वो अपने आप एक बड़ा लूप होल भी है। कैसे ECI ने किया वो उनकी अपनी जिम्मेवारी है, और वो ऐसा लूप होल जो बाद में जो बीच में हम साउथ वर्सेस नॉर्थ की जो लड़ाई देखते हैं ना, वो साउथ के राज्यों के लिए ये भी बोलने का मौका मिलेगा कि जब आपकी सरकार थी, आपके लोग थे, आपने अपने राज्य में इस तरीके से आपने पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है इलेक्टर्स का,
तो फिर क्या दिक्कत है? यूपी में भी आप उतने ही वैसे ही कीजिए, साउथ के राज्यों को कम वैल्यू ज़्यादा वैल्यू दीजिए, यहाँ पे कम वैल्यू दीजिए। जी। तो ये एक तो लबो-लुआब ये है कि बीजेपी ने हर वो काम किया चुनाव जीतने के लिए, डेवलपमेंट के काम पे डेवलपमेंट किया, पैसे महिलाओं को देने की थी वो हुई, एंटी कांग्रेस मतलब अपोजिशन को कैसे वीक किया जाए वो हर पार्टी करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और चौथा चीज़ जो डिलिमिटेशन वो करके अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए या सरकार अपनी मेंटेन करने के लिए हर वो कोशिश किया उन्होंने। अगर उसके बनस्पत अपोजिशन को देखिए असम में, तो उन्होंने उतनी ज़्यादा मेहनत कोशिश। सो बेसिकली मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि मतलब ये हो सकता है उन लोग के लिए ज़्यादा बड़ा चीज़ होगा, लेकिन मैं एज ए ऑर्डिनरी एनालिस्ट के तौर पे देखूं तो जब हमारे पास पूरे 5 साल का है अपोजिशन में, हम एग्जीक्यूटिव नहीं हैं, सिर्फ लेजिस्लेटिव हैं, असेंबली में और पार्लियामेंट में जाके हमें सवाल उठाने हैं और सरकार को के जवाब ढूंढने हैं, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम अपने इलाके में जाके लोगों के बीच जो समस्याएं हैं उसको जानें, उनके साथ रिश्ता बनाएं और एक कॉमन क्या हो सकता है, मतलब क्या एक नई दशा दिशा हो सकती है एक पॉलिटिक्स की, क्या बड़ी पॉलिटिक्स होती है जिससे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्टर्स को आप अपने साथ जोड़ पाएँ, वो नहीं कर पा रही है। और मुझे लग रहा है कि सब जगह अमूमन मोटे तौर पे ये एक कॉमन फेनोमेना है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। कांग्रेस के लिए भी कुछ और भी अपोजिशन पार्टी उसके लिए यही तो अभी कांग्रेस से ही हम केरलम पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने फेस सेविंग रेस कर दी है। कांग्रेस ने सरकार में जो उनकी सीटें आई हैं यूडीएफ के साथ 102 और एलडीएफ की 35 सीट्स आई हैं, बीजेपी की मात्र 3। और 21 में भी यूडीएफ की जो सीटें थी बहुत कम थी, 41, और एलडीएफ की 99 थी। तो वहाँ पर क्या फैक्टर्स आप देखते हैं कांग्रेस के लिए? दो बड़ी वजह है। ए ऑफ कोर्स मतलब क्रेडिट तो नहीं लेना चाहिए, कहीं वो जीत, जैसे हम कहीं हार रहे हैं तो उनको ब्लेम कर रहे हैं, मतलब उनकी कमियां गिना रहे, ब्लेम क्यों करेंगे हम, वो उनका काम है, पार्टियों का लड़ना जीतना हारना उनकी वो चीज़ें, बिल्कुल। लेकिन कमियां काउंट करते हैं। केरला में उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। दो चीज़ें उनके फेवर में और आ गई, एक तो ये कि केरला और साउथ के ज़्यादातर राज्यों में आप देखिएगा हर 5 साल बाद सरकारें बदलती रहती हैं। हालांकि 2021 में ऐसी चीज़ नहीं हुई थी, लेफ्ट फ्रंट की सरकार रिपीट हो गई थी, तो एक 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी हो गया था। कई सारे लोग ऐसे भी थे जो बोलते थे कि ऑफ कोर्स टू बी ऑनेस्ट मैं क्लियरली बोल दूं कि मैं केरला आज तक नहीं गया हूं, लेकिन जो अखबारें पढ़ते हैं या डेटा क्रंच करता हूं मैं, उससे चीज़ें से जो खबर आई थी कि 2016 से 21 के बीच में जो लेफ्ट फ्रंट सरकार ने काम किया खासकर कोविड के टाइम में, वो स्पीड या वो जो तत्परता थी 21 से 26 में ज़्यादा नहीं दिखी। तो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी है ही वहाँ 5 साल में ही हो जाती, अभी तो 10 साल थी, तो इस वजह से कांग्रेस को एक एडवांटेज था। दूसरा लोकसभा में 2024 में, 19 में भी हुआ था लेकिन 24 में, और अभी कुछ महीने पहले वहाँ जो पंचायत लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, तो उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। सो मोटे तौर पे ये है कि लेफ्ट फ्रंट के सरकार के साथ एक एंटी इनकम्बेंसी नेचुरली ग्राउंडेड हो गई थी। दूसरी जो सब मिलके, खासकर वीडी सतीशन जो वहाँ कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, सब मिल के उस हो सकता, मुझे जो लगता है कि उन्होंने बाकी जो पिछले कुछ सालों से होते हैं और कई बार जैसे हरियाणा जैसे राज्य में अपने ही फैक्शन की वजह से जीता हुआ चुनाव हार गए थे, उन सब से उन्होंने सीख ली होगी। और यहाँ पे असम में भी देखिए उनके अपने ही लोग लास्ट मोमेंट पे भाग गए थे, लेकिन शायद केरला में उन्होंने अपना मजबूती सबको मिलजुल के मेहनत करके वो अपनी जीत को, जो कोई उम्मीद वाली जीत थी, उसको बनाए रखी और मजबूती से आ गए। मतलब कि मैं कल सुन रहा था कि कोई बोल रहे थे कि अमूमन बीजेपी जो लेफ्ट फ्रंट है वहाँ 50 सीटों से नीचे नहीं जाती रही है पिछले कई सारे चुनाव में, इस बार तो वो 30-35 पे आ गई। तो ये अपने आप में एक चीज़ है कि उनके गढ़ से भी सीटें खींचना, और ऑफ कोर्स इसके लिए कांग्रेस को क्रेडिट है। और मुझे एक तो यही चीज़ें रहेगी कि यही फॉर्मूला वो दूसरे राज्यों में भी न अपनाए अगर उनको क्योंकि चुनाव जो है ना, आजकल चुनाव नहीं हुआ जिसमें वोटर सिर्फ इलेक्ट करे, युद्ध हो गया है। बिल्कुल, ठीक है, और युद्ध की तरह चुनाव लड़ती है। बिल्कुल। और बीजेपी की बात करें तो जो पार्टी 24/7 पार्टी मानी जाती है फॉर पॉलिटिक्स, और अगर बाकी पार्टियां उसमें कहीं भी पीछे रह जाती हैं तो फिर वो चुनाव में उसका असर दिख जाता है ना। और केरला से अगेन तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा मतलब गेम चेंजर रहा। पहली बार विजय आते हैं, टीवी के धमाका मचा देते हैं 107 सीटों पर
पहली बारी आकर। और ये मुझे लगता है कि बहुत मिसनोमर है, लोग कह रहे हैं बार बार कि ऐसा है कि कोई बड़ा एक्टर या स्टार जब पॉलिटिक्स में आता है तो लोग उन पर आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, उनसे फिर वोट करते हैं। क्योंकि पिछली बारी हमने देखा है रजनीकांत जैसे या कमल हसन जैसे लोग, रजनीकांत जी को तो वापस अपना लेना पड़ा और कमल हसन को भी इतना कोई फेवर नहीं मिला पब्लिक की तरफ से। लेकिन डीएमके प्लस बहुत करारी हार, और आप कहेंगे कि तमिलनाडु और केरलम में यही है कि हर साल 5 साल बाद सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन ये चमत्कार जो विजय का है, ये कहाँ तक आपको होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बहुत ही रोचक है और मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु के वर्डिक्ट को थोड़ा थियोरेटिकली भी और बहुत डीपली, हालांकि हम लोग नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादातर तो इधर हिंदी भाषी इलाकों में ही फंस जाते हैं, साउथ की पॉलिटिक्स में। लेकिन देखिए, 3 बड़ी चीज़ें हुई है तमिलनाडु में। ए जो कि बहुत छोटी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं थी। डीएमके जो है 1970 के बाद जब से एआईडीएमके बनी है, कभी रिपीट नहीं कर पाई शासन वहाँ पे। मतलब फिर से दोबारा चुनाव जीत के, जो कहते हैं ना, एक टर्म के बाद दूसरा रिटेन नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं थी उनका हारना। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि डीएमके और एआईडीएम के बीच में जो एक कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स थी और अदला बदली की वो चीज़ थी, उसमें विजय ने काफ़ी बड़ी सेंधमारी की। और सेंधमारी इसलिए नहीं कि 2 इस्टेब्लिश पार्टियों को उन्होंने सत्ता से बेदखल रखा, बल्कि मैं कहूँगा 1960s में, 67 के आसपास वहाँ पे 60s में जो है डीएमके सत्ता में आई थी कांग्रेस को हरा के। उसके बाद से कभी कोई नेशनल पार्टी वो नहीं रही और द्रविडियन मूवमेंट का ही बोलबाला रहा। विजय से पहले जो एमजीआर थे, जिन्होंने डीएमके, उनका भी द्रविड़ मूवमेंट्स के साथ जुड़ाव रहा। मतलब ऐसा नहीं कि वो फिल्मों से सीधे आ गए और जीत गए। आप देखेंगे उनका पूरा इतिहास जब देखेंगे तो उनका एक जुड़ाव रहा उस पॉलिटिक्स से। द्रविड़ वो ऑफ कोर्स एक्टिंग के दुनिया में थे, लेकिन उन इश्यूज़ पे ज़्यादा बातें करते थे और वो जुड़ाव रहा और उसके बाद वो सफल अभिनेता रहे। यहाँ पे टीवी के एक नई पार्टी बनती है 3 साल पहले। ऑफ कोर्स विजय के पिताजी ने ये पार्टी बनाई थी और वो द्रविडियन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी नहीं है, उस सोच से नहीं आती है और बिल्कुल नया एक फ्रेश चीज़ जो है। हो सकता है कि वहाँ की जनता इसको सिर्फ मैं स्टार की उस भाषा से नहीं देखूंगा। वो मैं कहता हूँ कई बार क्या होता है, लेजी एनालिसिस होता है। बहुत दूर से जो चीजें दिख रहा, हीरो थे तो भाई आपने ही कहा रजनीकांत जी क्यों वापस आ गए। उनका एक गाना बहुत फेमस हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने सुना भी होगा, आपड़ी पोड़े पोड़े, अगर सुना होगा। हाँ, सुना है। बहुत नॉर्थ इंडिया में भी ये गाना बहुत ज्यादा बजता था। बिल्कुल। और मैंने देखा कि ये गाना फिर से वायरल हो रहा है, ये विजय का ही गाना है। हाँ, तो सो बेसिकली तमिलनाडु को इसलिए भी समझना चाहिए कि रजनीकांत जैसे इतने बड़े स्टार, मुझे लग रहा है कि इवन आउटसाइड द साउथ भी विजय से ज़्यादा लोग रजनीकांत जी को जानते हैं। ठीक है, और ये कोई डेरोगेटिव नहीं, मतलब विथ रिस्पेक्टफुल में बोल रहा हूँ, ताकि कोई ये इशू नहीं बना ले कि ऐसा नहीं कि विजय कम पॉपुलर नहीं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। नॉर्थ में विजय की पिक्चरें बहुत लोगों ने नहीं भी देखी। हाँ, लेकिन वो उन्होंने कोशिश की रजनीकांत जी, लेकिन चुनाव से पहले बैक कर गए। कमल हसन जी ने भी कोशिश की, लेकिन 8-10% की पार्टी बन के रह गए। और ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुआ तमिलनाडु में। डीएमके और एआईडीएमके के खिलाफ में कई सारी चीज़ें, कई कोशिशें हुए, एमकेएम, वीसी के, पीएमके, बहुत सारे वहाँ रीजनल पार्टीज है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो पॉकेट में सिमट गए, इंडिविजुअल करिश्मा के पॉकेट में रह गए। टीवी के वो सारे बैरियर को पार कर गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ टीवी की विक्ट्री को सिर्फ स्टार वो और विजय की पॉपुलैरिटी नहीं देखा जाना चाहिए। वो स्टार होने की वजह से उनको ये लगा, ये फायदा जरूर हुआ है कि अर्बन मिडिल क्लास, यूथ, ये सब में एक एक्स्ट्रा एडिशनल एडवांटेज था। तो इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी जो भी वोट थी वो हो गई। हो सकता है इसको दूर के दूरगामी दृष्टिकोण से तो देखें तो हो सकता है कि जो डीएमके और एडीएमके की जो पॉलिटिक्स थी उससे बहुत लोग थोड़े नाराज हों। तो जो स्टार पॉपुलैरिटी के अलावा एक एडिशनल जो वोट है, क्योंकि 35% के आसपास वोट आना कोई ऐसा नहीं होता है सिर्फ स्टार के नाम पे वो चीज़ें, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स बहुत डीपेन हो गया है, आइडेंटिटी बहुत अपने पार्टी के साथ एसोसिएशन काफ़ी मजबूत हो गया। तो मैं इसलिए विजय की जो एंट्री हुई है तमिलनाडु की राजनीति में, उसको मैं एक बहुत बड़ा चीज़ मानता हूँ इंडिविजुअल तौर पे। उसका सिर्फ मैं स्टार की पॉपुलैरिटी की नहीं मानता हूँ। और ये आने वाले समय में तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल नेचर है, जो अलाइनमेंट है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट, उसको एक नई दशा और दिशा देगी। किस तरफ जाएगी ये कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, लेकिन एक नई दिशा जरूर देगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ऐसी 2 राज्य हैं जहां पर बड़े जो लीडर्स हैं, ममता बनर्जी और स्टालिन, दोनों अपनी सीटों से भी हार गए हैं।
और तमिलनाडु का बीजेपी में तो कोई खाता अभी दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक वोट परसेंटेज भी नहीं दिख रहा है, तो वो एक राज्य है जो बीजेपी के लिए अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। और साथ ही में केरलम में भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर पहले से कम ही हुआ है, क्योंकि 3 सीटें पिछली बार आई थी और इस बार 0 पर बीजेपी सिमट गई है। आखिरी में पुडुचेरी की भी बात कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ रहे हैं पीछे, क्योंकि पुडुचेरी AINRC की 16 सीटें और काउंटिंग बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन TVK को यहाँ भी 2 सीटें मिली हैं पुडुचेरी में। पुडुचेरी और तमिलनाडु बिल्कुल एडजेसेंट है, तो उसका इम्पैक्ट होता है वहाँ पे। दूसरी बात जो हम लोग शुरू में ही बात कर रहे थे कि जहाँ भी NDA रूलिंग सरकार रही, चाहे वो असम में रही, और वहाँ पे ये NRC जो है वो NDA का पार्टनर है और उनके अंदर साथ में ही सरकार है, वो एंटी इनकम्बेंसी को झेल गए हैं वो लोग, एंटी इनकम्बेंसी होने नहीं दिया। बाकी तीनों राज्य में एंटी इनकम्बेंसी आ गए। मोटे तौर पे बहुत चीज़ें मेरे पास नहीं है कहने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, पुडुचेरी के बारे में, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं। एक तो छोटा राज्य है, 30 सीटें ही हैं, तो छोटे राज्यों में क्या है, इलेक्टर्स भी बहुत कम होते हैं मामूमन उसमें। तो लेकिन जो उधर के जानते हैं, ऑफ कोर्स हर जगह का अपना इशूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो और कुछ बोलने के बजाय मैं यही कहूँगा कि कैसे NDA अपनी एंटी इनकम्बेंसी को भी, या जो भी वहाँ काम हो रहे होंगे, अच्छा ही काम हो रहे, उसको कैसे भुनाने में सफल होती है, और कैसे कुछ जगह बड़ी एक जो मेरी अपनी निजी जो मिथ टूटी इस बार के चुनाव में। बेसिकली 2021 से ही मैं ये कहते आया हूँ कि महिलाओं को जो पैसे जाते हैं तो इकोनॉमिक इंसेंटिव उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस वजह से एक एडिशनल एडवांटेज होते हैं। इस चुनाव से पहले बिहार के बाद जो भी होता है, और एक ये अनड्यू फेवर भी करता है इनकम्बेंट पार्टी को, क्योंकि पैसा वही दे सकते हैं। अब अपोजिशन, अब बीजेपी बंगाल में तो नहीं दे सकती थी पैसा, चाहे 3000 बोले या 5000 या 500, लेकिन ममता ही दे सकती थी। आसाम में भी उन्होंने दिया, लेकिन तमिलनाडु में पैसे दिए गए, आसाम में पैसे दिए गए, वेस्ट बंगाल में पैसे दिए गए, बिहार में पैसे दिए गए महिलाओं को। बिहार और आसाम में NDA जीतती है और मैसिव जीतती है, छोटी मोटी जीत नहीं है। तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में हार जाती है। ये एक बड़ा मतलब कि जो मेरी अपनी परसेप्शन जो थी, और बीइंग एनालिस्ट अब कभी कभी ईमानदार भी होना चाहिए, वो ये है कि मुझे लगता था, ऑफ कोर्स हमने एक सर्वे भी किया था जिसमें कि बीजेपी को 45.5% वोट आ रही थी रॉ फिगर में, और हमने कुछ चुनाव के रिजल्ट से एक रात पहले ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया था जो भी थे, और TMC को भी लगभग 45% वोट आ रही थी हमारे सर्वे में। ठीक है, आप देखिए एक्चुअली बीजेपी को आप जैसा बता रही थे 45.8% वोट मिले हैं, और तो बीजेपी अच्छा कर रही है ये पता चल गया था। लेकिन वो पैसे देने से आप लोग को जो चीज़ें लग रही थी कि शायद TMC की सरकार बच जाए, लेकिन नहीं बची, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा सवाल भी है। और हमारे हमारे हैं, कल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी उन्होंने लिखा कि वेलफेयर जो पॉलिटिक्स जो है वो एक बेस तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। हम रिसर्च की भाषा में एक टर्म पढ़ते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो कई चीज़ें नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट है। तो अब जो पैसा नेसेसरी और सफिशिएंट हो गया था, अगर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की राजनीति को देखें तो कभी ऐसा लगता है कि जो DBT भी जो है वो अब नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट हो गया है। देखिए, तो इसी नोट पर जो ज़रूरी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफ़ी है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले पे जो बातचीत हमने की है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से कि क्यों ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हार गई हैं। वोटर शेयर इंटैक्ट है, तमिलनाडु में कैसे TVK ने ब्लॉकबस्टर मचाया है, और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की वापसी के पीछे क्या कारण रहे, केरलम में कैसे कांग्रेस ने अपनी जो साख है वो बचा के रखी। ये पूरे विश्लेषण को आप देखिए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरीके से सही, अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए द रेड माइक।